हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th का अगला लेक्चर लेके आ रहे हैं, लेक्चर 3, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारे अगली अभिक्रियाओं के बारे में। तो आज सबसे पहले हम जो अभिक्रिया पढ़ेंगे प्रकार में, वो है वियोजन अभिक्रिया। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया और उस पे एक दो प्रश्न देखे थे। तो हमारी वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया तो देखो, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन का जस्ट क्या है? उल्टा। संयोजन में हमने क्या पढ़ा था कि अभिकारक क्या हो सकता है? 2 या 3, है ना, या 4 5, जितने भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद कितना बनता था? 1। लेकिन इसमें उल्टा है संयोजन का। इसमें जो अभिकारक होगा वो क्या होगा? 1, लेकिन उत्पाद कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक होंगे। तो परिभाषा क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर अनेक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, तो वियोजन क्या हुई? इसमें अभिकर्मक या अभिकारक एक ही बात है। अभिकारक क्या होगा? एक ही होगा, लेकिन उत्पाद क्या होंगे? बहुत से अनेक छोटे छोटे उत्पाद होंगे। जैसे कि ये ए है मान लेते हैं। तो अब ये ए जो है वो क्या होगा? टूटेगा, मान लो इसको उष्मा देकर या विद्युत देकर, कैसे भी। तो ये क्या होगा? छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाएगा। 2 तो होंगे कम से कम, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है। अगर हम किसी को उष्मा देकर वियोजित कर रहे हैं, उष्मा देकर तोड़ रहे हैं, तो वो उसमें वियोजन हो जाएगी। अगर विद्युत धारा के द्वारा कर रहे हैं तो वो विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और अगर सूर्य के प्रकाश के द्वारा उसका वियोजन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार: वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार के प्रकार तो इसमें सबसे पहले देखो हम पढ़ते हैं कौन सी? ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, सबसे पहली कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन। तो वियोजन अभिक्रियाओं को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन। तो इसमें क्या होता है? अगर हम उष्मा के द्वारा कोई टूट रहा है ना, उष्मा देते हैं और वो टूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन। तो परिभाषा इसी से बन जाएगी कि ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसका वियोजन उष्मा के द्वारा होता है, उष्मा के द्वारा होता है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखो,
है ना, सिंपल एकदम, सिर्फ इतना सा याद रखना है। अगर उष्मा के द्वारा है तो उष्मीय वियोजन, बस। अब देखो इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण पीछे हमने पढ़ा था ना भाई, CaCO3, ठीक है, CaCO3। जब हम इसको उष्मा देकर गर्म करेंगे, तो हमने पढ़ा था पीछे, कहाँ लिखी जाएगी, ये तीर पे। उष्मा देकर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर ये क्या होगा, टूट जाएगा। किसमें, CaO प्लस आपके, और किसमें टूट जाएगा, CO2 में। CO2 में टूट जाएगा। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोला जाता है, इसको चूना पत्थर भी बोला जाता है। और एक संगमरमर भी इसका सूत्र होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हुआ क्या, ये अभी इस अभिक्रिया में देखो अभिकारक कितना है, एक। अभिकारक कितना है इसमें, एक, है ना। अभिकारक कितना है, एक है, लेकिन उत्पाद कितने हैं, दो। तो कैसी अभिक्रिया हो गई, वियोजन का उदाहरण हो गया ना। क्योंकि अभिकारक क्या, देखो एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूटकर क्या बनाता है, अनेक छोटे छोटे उत्पाद। तो ये अनेक छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है। अब ये क्या हो गया, गैस हो गई हमारी, है ना। CO2 क्या है, गैस है। और ये क्या है, सॉलिड है। और ये भी क्या है, सॉलिड है। यह है हमारा उष्मीय वियोजन, जिसका उष्मा के द्वारा होता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका अगला उदाहरण और देखते हैं। चलो अगला उदाहरण देखते हैं इसका। अगला उदाहरण हमारे पास है PbNO3 कार्टवाइज। अब देखो इसको उष्मा या तापन जो भी लिख सकते हो, उष्मा दोगे तो क्या होगा, ये भी टूटेगा। किसमें टूटेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसमें ये टूट जाएगा, है ना। जैसे ही हमने लेड नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जैसे ही तापन करेंगे, उष्मा देंगे, तो एक आपके लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये भी किसका उदाहरण है, उष्मीय वियोजन का। क्यों, क्योंकि उष्मा देकर हम इसका क्या कर रहे हैं, वियोजन कर रहे हैं। तो पहले आप देखो इसको बैलेंस है क्या, आप खुद 1 मिनट से ट्राई कीजिए कि आप कर पाते हो क्या इसको। देखो तो यहाँ क्या लग जाएगा, 2, है ना। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 2। और यहाँ क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, है ना। इसका नाम लिख सकते हो आप लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और इसका लेड ऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका जो ये ना भूरे रंग का धुआं निकलता है, पूछा भी जाता है। यहाँ ये धुआं निकलता है, वो कैसा होता है, भूरा धुआं, भूरे रंग का धुआं। यानी कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसका जो धुआं होता है वो कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। याद रखना, ये प्रश्न बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो जब भूरे रंग का धुआं किसका प्राप्त होता है, तो वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 1 मिनट इसको आप नोट कीजिए, फिर हम अगली पढ़ेंगे, हमारी विद्युत वियोजन।
तो अगली कौन सी है? विद्युत वियोजन। तो इसमें क्या हो, इसमें वियोजन किसके द्वारा होगा? विद्युत के द्वारा। तो उसको क्या बोल देंगे? विद्युत वियोजन। सिंपल सा है। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे हम कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसका वियोजन विद्युत प्रवाह के द्वारा होता है, उसे विद्युत ठीक है। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अगर उष्मा के द्वारा होता तो उसको उष्मीय वियोजन, और विद्युत के द्वारा हो रहा तो उसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हमारे पास क्या है? जैसे H2O है, H2O। तो ये क्या है? लिक्विड। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, विद्युत प्रवाह करवाएंगे, तो होगा क्या कि ये अलग अलग टूट जाएगा। H2 में और O2 में क्या होगा? टूट जाएगा। H2 भी क्या है? गैस। O2 भी क्या है? गैस, है ना। तो जैसे ही देखो जल के अंदर हम विद्युत का प्रवाह कराएंगे, H2O के अंदर विद्युत का प्रवाह कराने पर क्या होगा? H2 अलग हो जाएगा और O2 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या ये बैलेंस है? क्या नहीं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? एक। तो यहाँ क्या करेंगे? 2। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो ये क्या हो गई? 2। फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। हमारी लास्ट वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है अगली तीसरी हमारी जो है वो है प्रकाशीय वियोजन। तो सिंपल सा है, अगर प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जिसका वियोजन हो रहा है, या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो टूट रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसका वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। है ना। तो प्रकाशीय में सूर्य के प्रकाश से क्या हो? वियोजन हो, टूटता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण देख लेते हैं इसके हम। जैसे उदाहरण हमारे पास एक AgBr, ठीक है। AgBr, जब इसका वियोजन कब होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो क्या ये टूटेगा? देखो जैसे सूर्य के प्रकाश, इस प्रकाश की अभिक्रिया होगी इसके साथ, तो क्या होगा? Ag प्लस Br2, Ag प्लस Br2।
अब ये Ag क्या है हमारे पास, सॉलिड है, और Br2 क्या है, गैस है, बैलेंस है, नहीं तो यहाँ क्या लगा देंगे 2। ठीक है, AgBr। एक और है हमारे पास AgCl, AgCl, इसका आप ट्राई कीजिए सूर्य की प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कीजिए, 1 मिनट ट्राई आप। तो ये किसमें टूटेगी, Ag प्लस Cl2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे 2, यहाँ पर भी देखो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका देखो हमारे पास दो थे, AgBr, AgCl, दोनों को जब सूर्य की उपस्थिति में करवाएंगे तो वो Ag और Br2, और ये किसमें टूट जाएगी, AgCl, Ag प्लस Cl2। ठीक है, अब इसको हम बोल सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और इसको सिल्वर क्लोराइड। सिंपल सी रिएक्शन थी, है ना। अब देखो प्रश्न पूछा जाता है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये 1 नंबर का प्रश्न आता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी की अभिक्रिया लिखिए, या कैसे भी पूछ सकता है कि किसका उपयोग करते थे। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। देखो पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आते थे ना, उसमें इस अभिक्रिया का उपयोग करते थे, जो पहले आते थे, है ना। तो 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट या श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपके पास है। तो 1 मिनट आप इसको नोट कीजिए। चलो फिर अब हम पढ़ते हैं अगली अभिक्रिया। ठीक है, तो अब अगली अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसको समझते हैं। ऐसे समझिए, जैसे पहले क्या होता, पुराने जमाने मतलब राजा महाराजाओं का जो अधिक ताकतवर राजा होता था, वो क्या करता था, अपने से कम ताकतवर राजा को हरा के उसके राज्य पर क्या कर लेता था, एक तरीके से अपना अधिकार जमा लेता था, है ना। वैसे ही है, इस अभिक्रिया में भी क्या होता है, जो सबसे ताकतवर होगा वो अपने से कम वाले को क्या करेगा, उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा, है ना। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा, अपने से कम क्रियाशील तत्व वाले को उसके स्थान से उसको हटा देगा। या ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लो कि एक क्लास है, उस क्लास में जो अधिक ऐसे ताकतवर होगा, है ना बच्चा, वो क्या करेगा, मान लो पहली बेंच पे बैठा है, तो वो कम वाले को क्या करेगा, उस जगह से हटा देगा और क्या करेगा, खुद बैठ जाएगा, है ना। कैसे भी इसको हम समझ सकते हैं। तो इसमें परिभाषा लिखते हैं हम इसकी, ऐसी अभिक्रिया
अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। समझ में? देखो सिंपल सा है, फिर से एक बार समझते हैं। जैसे पहले जमाने में राजा महाराजाओं के अगर अधिक ताकतवर है राजा, तो वो अपने से कम वाले को क्या करता है, उसके जगह से हटा देगा और क्या आएगा, खुद आ जाएगा। हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको। हमारे पास उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे Fe प्लस CuSO4, ठीक है ना, ये एक्वस है, मान लेते हैं जल में घुला हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो इसमें कि यहां पर जो हमारा Fe है और यहाँ पर जो कॉपर है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, ताकतवर कौन होगा, Fe। कौन होगा, Fe। तो ये Fe क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, तो क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। इस Fe ने क्या किया, इस कॉपर को इसकी जगह से विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि Fe क्या है, आयरन क्या है, कॉपर से अधिक ताकतवर है, क्रियाशील है। तो इसने क्या किया, इस कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह खुद आके बैठ गया। तो देखो ये हट गया तो ये बेचारा अलग हो गया, है ना। अब बना क्या, ये इसके साथ जुड़ गए तो क्या बना, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। फिर एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि उदाहरण 2 है हमारे पास, Zn प्लस CuSO4। अच्छा आप खुद ट्राई करके देखो क्या बनेगा। हाँ ये भी किस में, हाँ ये इसमें अपने जल में ही होगा, एक्वस। ये भी क्या है, एक्वस, जलीय विलयन। अब देखो Zn में और कॉपर में कौन अधिक ताकतवर है, अपना Zn। Zn क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा। फिर अगला उदाहरण एक और देखते हैं। Pb प्लस CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ये क्या है, लेड और कॉपर क्लोराइड। तो देखो अब Pb और Cu में कौन स्ट्रॉन्ग है, Pb और Pb है, कौन है, Pb। तो ये Pb क्या करेगा, इसको हटा देगा, है ना। हटाएगा तो क्या बनेगी हमारे पास, PbCl2 प्लस Cu, PbCl2 प्लस Cu। देखिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। हाँ इसके नीचे आप नाम लिख सकते हो। ये हो गया कॉपर सल्फेट, है ना। और ये हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ये हो जाएगा कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड।
ये हो जाएगा लेड क्लोराइड। आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब हमारी अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी पढ़ी थी विस्थापन, अब है द्विविस्थापन, दो बार होगा इसमें विस्थापन। तो देखो इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन में जो अभिकारक होते हैं उनके बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमारी अगली अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते ए बी प्लस सी डी, है ना, ए बी प्लस सी डी, ठीक है ना, ये दोनों मान लेते हैं कि जल के अंदर घुले हैं, एक्वस के अंदर। अब देखो जब इस पे मान लेते हैं कि प्लस आ गया, इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस, ठीक है, ये अब ए भी टूटेगा और सी डी भी टूटेगा। तो देखो होगा क्या, ये जो ए है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, हमारे इसके साथ, और ये जो बी है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, हमारे इस सी के साथ, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, इस पे आ गया प्लस, इस पे माइनस, प्लस माइनस, तो ये आयन आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ध्यान से समझिए एक मिनट के लिए वापस, ये ए बी क्या होगा, ए बी टूटेगा, ए प्लस बी माइनस, है ना, सी प्लस डी माइनस। तो अब ये जो ए होगा ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, ठीक है ना, और ये बी किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाले के साथ। तो क्या बन जाएगा, ए डी प्लस सी बी, ये ऐसे जुड़ जाएगा। उदाहरण है हमारे बुक का ही देखते हैं एक, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, और ये दोनों जो है वो क्या है, जलीय विलयन है, इन दोनों का क्या है, जलीय विलयन, एक्वस, ये भी और ये भी, AQ और AQ। अब होगा क्या, देखो ये जो Na है ये वाला, इस पे हम आयन की बात करते हैं, तो अगर हम देखें तो Na के पास क्या होगा, सिर्फ प्लस, इधर Na, जो हमारा Na है उस पे सिर्फ क्या होगा, Na प्लस। जब ये पानी में जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, Na प्लस। अब हम इसकी बात करें SO4 माइनस, तो ये क्या बनेगा, SO4 2 2 माइनस, ये बन जाएगा। अब अगर इधर बात करें Cl, तो ये क्या बन जाएगा, Cl
माइनस, इसके पास भी आयन एक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें BaCl2, तो ये क्या बनेगा, Ba2 प्लस, Ba2 प्लस बन जाएगा ना। देखो यहां पर क्या हुआ, इसमें पहले यहां समझ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो Na2, जब ये Na है, ये दोनों का, इसका पूरे का क्या है, जलीय विलयन है, ये टूटेगा तो क्या होगा, Na प्लस और SO4 2 माइनस। अब अगर इसकी बात करें तो BaCl2, तो ये Cl क्या होगा, माइनस, Cl पर क्या आएगा, माइनस, ऐसे। और ये Ba किसमें टूटेगा, Ba+2 में। अब होगा क्या, तो इसमें ये देखो सोडियम जो है वो क्या बन गया, Na प्लस और SO4 2 माइनस। अब यहां पर होगा क्या कि ये जो है Na सोडियम, जैसे इसको देखता है ना तो इसी के साथ चिपक जाता है ना। तो क्या बनेगा हमारे, एक तो NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा, NaCl। अब ये बेचारे दोनों आपस में क्या होंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे, तो क्या बन जाएंगे, BaSO4, BaSO4। तो एक तो क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, और क्या बना हमारा, BaSO4। तो इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। और इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां पर पहले चेक करते हैं बैलेंस है क्या, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ S1, यहाँ S1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है, चलो यहाँ Ba1, यहाँ 1, यहाँ C। तो यहाँ पर देखो यहाँ 2 आ जाएगा सिर्फ, है ना, क्योंकि देखो सोडियम 2 है तो यहाँ पर भी 2, क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पर भी 2 करने के लिए। अब ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये 1 है, 1 है, ये 4 है, 4। अब होगा क्या, यहाँ आगे पढ़ते हैं, हमारा यहाँ जो ये बना है बेरियम सल्फेट, ये क्या आता है, एक अवक्षेप होता है, सफेद रंग का अवक्षेप। तो अवक्षेप क्या होता है, जो जल में घुलता नहीं है। जैसे कि पानी है, अगर आप पानी के अंदर मिट्टी डालोगे तो क्या वो मिट्टी घुलेगी, क्या नहीं, वो नीचे बैठ जाएगी उसके। या आपने लोहे का बुरादा डाला, क्या वो पानी के अंदर घुला, क्या नहीं। तो वो क्या होते हैं, अवक्षेप होते हैं। अवक्षेप मतलब जो जल के अंदर नहीं घुलते। तो यहाँ पर हमारा जो ये बेरियम सल्फेट है, ये क्या एक अवक्षेप है, कैसे रंग का, सफेद रंग का, सफेद रंग का अवक्षेप है ये बेरियम सल्फेट। तो अवक्षेप आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा, जो जल के अंदर एक तरीके से घुला नहीं होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये ग्लास है, इसके अंदर पानी है और मैंने मिट्टी डाल दी, क्या वो घुलेगी, नहीं घुलेगी। वो कहाँ होगा, इस पानी के एकदम तल के अंदर, गिलास के तल के अंदर नीचे बैठ जाएगा। तो वही क्या होता है, अवक्षेप। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक अवक्षेप मिला जो कि सफेद रंग का होता है। अब देखो इसी से फिर अगली अभिक्रिया आ जाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है जिसके अंदर आपके अवक्षेप का निर्माण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। लिख लेते हैं हम इसको, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
सिंपल सी परिभाषा है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप क्या होता है? एक तरीके से अविलय पदार्थ होता है। तो आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो अवक्षेप। अवक्षेप जल में अविलय पदार्थ, सीधा लिख लेते हैं शॉर्ट में, अविलय पदार्थ। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। फिर हमारी अगली पढ़ते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया तो देखो समझते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। जिसमें या तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन में कमी हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। यानी कि उपचयन में क्या हो? ऑक्सीजन में तो क्या हो? वृद्धि, और हाइड्रोजन में क्या हो? कमी या ह्रास, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन में वृद्धि एवं हाइड्रोजन में कमी हो जाए उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो अब परिभाषा लिखते हैं इसकी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि एवं हाइड्रोजन में ह्रास या कमी भी लिख सकते हो, ह्रास या कमी हो जाए तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है, या तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई तब भी कौन सी हो जाएगी? उपचयन। अगर ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं हो रही है परंतु हाइड्रोजन में कमी हो रही है तब भी कौन सी होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे कि उदाहरण हमारे पास, पहले सिंपल से उदाहरण से, जैसे C+O2, है ना। तो अब देखो C+O2 तो क्या बना? CO2। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कार्बन सिर्फ पहले अकेले था, लेकिन जैसे अभिक्रिया हुई तो कार्बन के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई ना, ऑक्सीजन जुड़ गया। वृद्धि का मतलब एक तरीके से क्या होता है? जुड़ना ही तो होता है। तो देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। वृद्धि हो गई इसमें, तो कैसी अभिक्रिया हो गई? ये
उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है ये, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का ये एक उदाहरण है। एक उदाहरण हम ऐसे जैसे देख सकते हैं, Cu कॉपर वाला भी देख सकते हैं, Cu प्लस O2 CO2 सॉरी CuO, तो क्या बनेगा आपके पास, जैसे कि हमारे पास उदाहरण कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो कॉपर जिससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि उस कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की एक परत बन जाएगी। अब देखो पहले यहाँ कॉपर के पास क्या ऑक्सीजन थी क्या, नहीं, जैसे यहाँ पर अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो यहां तक आप नोट कीजिए इसको। तो उपचयन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखो एक उदाहरण फिर देख लेते हैं कि ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से होती है तो क्या होता है, आप कुछ सोचिए पहले, क्या बनेगा इसमें, क्या उपचयन अपचयन आप देखिए क्या बन रहा है इसमें। है ना, जैसे इसको क्या करेंगे, तापन करेंगे ना, ये जो ऑक्साइड बना है इसमें वापिस से जब क्या डालेंगे, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेंगे इसकी, तो होगा क्या, वापिस से क्या बन जाएगा, कॉपर, क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O। अब आप खुद इसको देख के बताइए किसका उपचयन हो रहा है। अब देखो अगर हम देखें इस समीकरण के अंदर, तो यहां पर H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहां पर अपन देखें तो वापस इसका क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब यहां पर इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। अब हमारी अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, इसको पढ़ेंगे हम। तो अपचयन अभिक्रिया क्या है, जस्ट अपोजिट है, उल्टी है किसकी, उपचयन की। उपचयन में क्या था, ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी, इसमें उल्टा हो जाएगा, उपचयन का उल्टा क्या होता है, अपचयन, यानी कि अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में तो क्या हो जाएगी, कमी, ऑक्सीजन में क्या होगी, कमी, और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपचयन। तो परिभाषा लिख लेते हैं, सिंपल सी है ज्यादा, उपचयन का उल्टा ही यही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में वृद्धि व ऑक्सीजन में कमी हो,
तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखो सिंपल सा है, हाइड्रोजन में क्या हो जाए, वृद्धि, और ऑक्सीजन में क्या हो जाए, कमी, उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन। उपचयन का जस्ट अपोजिट क्या है, अपचयन। उदाहरण देख लेते हैं इसका। कोई भी बहुत, जैसे ZnO, ठीक है। अब देखो जब ये हुआ ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो ये क्या बनेगा, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO, ठीक है, Zn प्लस CO। तो यहां पर Zn, देखो यहां पहले ऑक्सीजन थी, ZnO, जैसे अभिक्रिया हुई तो यहां सिर्फ क्या बच गया, Zn सिर्फ, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई, निकलने का मतलब कमी हो गई, तो इसका मतलब इसका यहां पर क्या हो गया, अपचयन हो गया, इसका यहां पर क्या हो गया, अपचयन हो गया, इसका यहां पर अपचयन हो गया, ठीक है। अब इसी को अगर देखो, अगर दोनों अपचयन और उपचयन एक साथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, है ना। अगला हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। अब हमारी अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक अभिकारक का तो क्या हो, अपचयन, और एक का क्या हो, उपचयन, यानी कि एक अभिकारक हो अपचयित और दूसरा हो उपचयित, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ में होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ये उपचयन और अपचयन क्या होता है, साथ साथ में, तो इसको उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं भी बोला जाता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास है CuO कॉपर ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो कॉपर प्लस H2O, क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O। अब आप देखो, हमें पता होना चाहिए कि उपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है। देखो उपचयन में क्या होगा, जब अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाए तो उपचयन है, और ऑक्सीजन में कमी हो जाए तो क्या है, अपचयन, या हाइड्रोजन में कमी हो जाए तो क्या है, उपचयन, और हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाए तो क्या है, अपचयन है। अब आप इसमें देखो, हमारे पास इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि किसमें ऑक्सीजन में कमी हो रही है, किसमें वृद्धि हो रही है। तो ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और यहां सिर्फ क्या है, कॉपर। तो आप यहां देखोगे तो कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन थी, लेकिन यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन में क्या हो गई, कमी हो गई, और अगर ऑक्सीजन में कमी हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। तो इसका तो क्या हो जाएगा, यहां पर अपचयन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, यहां हाइड्रोजन सिर्फ
सिर्फ क्या है हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन के क्या साथ क्या है ऑक्सीजन, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई ऑक्सीजन, जुड़ने का मतलब एक तरीके से वृद्धि होना, तो इसका मतलब यहाँ और इसका क्या हो जाएगा हमारा उपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपचयन। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट आप इसको नोट कीजिए। हम इसमें एक उदाहरण और देख लेते हैं रेडॉक्स का, ये इसी में कर लेते हैं अपन। देखो यहां पर आप देख के बताइए कि किसका अपचयन किसका उपचयन हो रहा है इसी उदाहरण में। देखो यहां पर ZnO प्लस सी, तो देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन है, अब जैसे ही रिएक्शन हुई तो यहाँ पर सिर्फ क्या है जिंक है अकेला, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका तो क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपचयन। और यहाँ कार्बन देखो, कार्बन पहले अकेला था ना, तो इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन देखो यहाँ कार्बन के साथ क्या जुड़ गई ऑक्सीजन जुड़ गई, वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। अब हम आगे हमारे आज इस चैप्टर के लास्ट 2 छोटे टॉपिक है उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। एक है संचारण। सबसे पहले देखो तो संचारण क्या होता है कि हमारे आसपास जो भी धातु है वो आपके अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है संचारित हो जाती है। संचारण का मतलब एक तरीके से खराब होना ऐसे समझिए। तो हमारे आसपास जो धातु है वो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है ना, तो वो क्या हो जाती है संचारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उदाहरण से देखो जैसे लोहा है, अगर लोहा कोई भी नमी के या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है संचारित हो जाता है, यानी एक तरीके से उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है ना। लोहा हो गया या चांदी हो गई, तो देखो चांदी भी जब हमारी संचारित होती है तो उस पर कैसी परत चढ़ जाती है काले रंग की परत चढ़ जाती है। या तांबा है, जब तांबा संचारित होता है तो उस पर हरे रंग की परत जमा हो जाती है। तो संचारण का मतलब क्या होता है एक तरीके से खराब हो जाना, है ना। यानी कि आपकी जो भी धातु है, अब धातु में कोई भी हो सकती है जैसे चांदी सोना, सोना तो वैसे नहीं होता, चांदी है आपके, तांबा है, लोहा है, ये जब किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संचारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं संचारण कहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं सबसे पहले संचारण को। हमारा अगला टॉपिक है संचारण। तो संचारण क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। अब देखो संचारण के ही कारण हमारे जो लोहे के जैसे बड़े बड़े पुल हैं या जहाज है वो क्या होते हैं जंग लग जाते हैं, या बड़े बड़े पुलों में दरवाजों में क्या होता है जंग लग जाता है, क्योंकि वो लोहा क्या आता है अम्ल या आर्द्रता या नमी के संपर्क में आता है, तो वो क्या हो जाता है संचारित, मतलब धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो संचारण के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण तो उदाहरण में सबसे पहले कि क्या है, चांदी पे
चांदी पर काली परत का चढ़ना। दूसरा क्या है, तांबा जो होता है वो कैसा हो जाता है, तांबा, तांबा का कौन सी हरी परत, तांबे पे लिख लो, तांबे पे लिख लो, तांबे पे हरी परत का बनना। फिर लिख सकते हो लोहे का, लोहे पे जंग लगना। ये सारे किसके उदाहरण है हमारे, संचारण के, है ना। एक मिनट इसको नोट कीजिए, फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विकृत गंधिता। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, विकृत गंधिता। देखो विकृत गंधिता क्या होती है पहले समझते हैं। हमारे जो भी खाद्य या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ अगर हम खुला रख के छोड़ देते हैं, वो तो वो क्या हो जाता है, उनका उपचयन, ऑक्सीडेशन हो जाता है। उपचयन होने पर उनके स्वाद में या रंग में, है ना, क्या होता है, बदलाव आ जाता है ना। उसकी स्मेल में, उसकी गंध में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, जैसे घर हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो बहुत समय रखने पर, खुला रखने पर वो क्या होती है, उसके स्वाद में, गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोला जाता है। तो क्या होता है, उपचयित होने पर, उपचयित होने पर खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ को अगर आप खुला रखोगे तो कुछ समय बाद वो क्या होगा, उसका उपचयन हो जाएगा, और उसके स्वाद में और गंध में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, वो खराब हो जाएंगे। अब इनको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं। किसमें, तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। तो इसके उपाय, रोकने के उपाय देखिए, रोकने के उपाय। तो पहला क्या है कि खाद्य पदार्थों को उपचयन होने से रोकने के लिए इसमें एक तो क्या मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। क्या मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। देखो हमारे जो खाद्य पदार्थ है उनका उपचयन रोकने के लिए हम उसमें क्या मिला देंगे, प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे। दूसरा क्या होता है, उनको वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में उसको रखते हैं। ठीक है, वायुरोधी बर्तनों में इसको रखा जाता है। तीसरा, जो आपने चिप्स देखा होगा, है ना, चिप्स वाले जो पैकेट होते हैं, उन पैकेट में उनको उपचयित होने से रोकने के लिए आपके एक अक्रिय गैस नाइट्रोजन को भरा जाता है ना।
या कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो आप चाहो तो लिख लो इसको भी कि चिप्स को उपचयित होने से रोकने के लिए अक्रिय गैस, ऐसे लिखो, चिप्स के पैकेट में या चिप्स की थैली में अक्रिय नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। अक्रिय नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। देखो हमारे जो है ना विकृत गंधिता, पहली चीज ध्यान रखिए, इनको खुला रखोगे तो ये उपचयित हो जाएंगे, जिससे इनके स्वाद में, गंध में परिवर्तन आ जाएगा। इनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो प्रतिऑक्सीकारक मिला सकते हैं या वायुरोधी बर्तनों में रख सकते हैं। जैसे मिठाई वगैरह आती है ना जो पैक है ना, वो एयर टाइट कंटेनर में ही होती है। या आपके पैकेट देखोगे चिप्स वाले है ना, आपको फूले हुए लगते हैं कि बहुत सारे निकलते इतने से हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर यह चैप्टर होता है कंप्लीट। और सभी का धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, धन्यवाद।